dance through the highways, and on we'll हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। सो आप देख रहे हैं लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स जो है चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। सो हम पूरा टॉपिक जो है आपके टेक्स्ट बुक बेसिस पर कवर करने वाले हैं। सो इसमें जो है मैं आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टर, रियोस्टैट और ओम्स लॉ रिलेटेड जो भी है हम टॉपिक आज इसमें कवर करेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि हम जो है सारा पार्ट्स इसमें कवर कर सकें। तो बने रहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो है बेसिक वन है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। सो पढ़ते हैं हम लोग थियरी क्या है सबसे पहले। सो कंसिडर एन इमेजिनेशनरी गैस ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक 11.1। ये जो फिगर है आप इसमें देख रहे हैं कि एक जो है यहाँ पे गैस का फिगर दिया हुआ है और आप इसमें देख सकते हो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है। सो यहाँ पे जो है रैंडमली ये फ्लो हो रहे हैं, यानी इनका कोई जो है फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यही लिखा हुआ है, शोज द नेगेटिवली चार्ज particles and positively charged particles flowing randomly in various direction across plane P. In a time interval T, let the amount of positive charge flowing in the forward direction be Q and the amount of negative चार्ज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन भी Q माइनस, यानी एक Q प्लस है तो दूसरा Q माइनस है। तो बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। Thus the net charge flowing in the forward direction is Q is equals to Q plus minus Q minus। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे Q प्लस माइनस Q माइनस आपका जो है ये नेट चार्ज फ्लो होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पे नेट चार्ज आ जाएगा। फॉर अ स्टेडी फ्लो दिस क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम T। दिस रेशियो Q अपॉन T, यहाँ पे आप देख सकते हो जो है Q अपॉन T। सो इट इज़ डिफाइंड एज द करंट I, यानी Q इज इक्वल्स टू आई टी। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ध्यान रखना है आपको। Q इज इक्वल्स टू आई टी, ये सब जगह पे आपको यूज़ होगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं, आप जो भी फिजिक्स रिलेटेड में यूज़ करोगे जहाँ पे भी चार्ज का टर्म या फिर टाइम इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा तब समझ लेना आपको Q इज इक्वल्स टू आई टी होगा। सो आई आपका जो है यहाँ पर करंट है, Q जो है वो चार्ज है एंड T जो है टाइम है यहाँ पे। सो ऐसा यूनिट देख लेते हैं हम लोग। सो ऐसा यूनिट ऑफ अ करंट इज एम्पियर, दैट ऑफ द चार्ज एंड टाइम इज कूलम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। सो ये हमें पता है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Direction of an electric field at point is the direction of the force on the test charge placed at that point। So ये हमने जो देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा हुआ है। तो मान लीजिए अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है एक कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहा है। सो डायरेक्शन जो भी रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस भी पॉइंट पर डायरेक्शन होता है, समझ जाइएगा कि उसमें जो है किसी चार्ज पार्टिकल्स पे जो है फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है। सो वो मूवमेंट कब होता है, डायरेक्शन जब भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होता है, लाइक फोर्स का एक्टिविटी कुछ हो गया तो उस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स जो है फोर्स एक्सर्ट होना। सो वो सब क्या होता है, वहाँ पर आपको एक डायरेक्शन देखने को मिल जाता है, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में। द इलेक्ट्रॉन अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट विद द ड्रिफ्ट स्पीड Vd। The drift speed in a copper conductor is of the order 10 to the power minus 4 meter per second minus 10 to the power minus 5 meter per second, whereas the electron random speed is of order of 10 to the power 6 meter per second। तो यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो कॉपर कंडक्टर का 10 to the power minus 4 है और इलेक्ट्रॉन्स का जो है रैंडम स्पीड लिया हुआ है 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम इनसाइड द कंडक्टर का ये डायग्राम है। आगे देखते हैं। हाउ इज द करंट थ्रू अ कंडक्टर रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिगर 11.3, यानी कि ये वाला फिगर शोज यू अ पार्ट ऑफ conducting wire with its free electrons having the drift speed in the direction opposite to the electric field।
यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंडक्टर दिया है, इसमें फ्लो ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो, उसका एक स्पेसिफिक ड्रिफ्ट स्पीड है और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसका डायरेक्शन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है वो देख सकते हो आप, उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो। सो कंडक्टिंग वायर विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज़ अज्यूम दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन मूव विद द सेम ड्रिफ्ट स्पीड, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हर एक, अगर मैं चार्ज पार्टिकल्स की बात करूँ या इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, हर किसी का जो स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड है, वो बिल्कुल ही सेम है, यानी कि नियर बाय टू इक्वल है and that the current I is the same throughout across the cross section area। so current कितना होगा इसमें, जो current है उस जिसका इस चीज़ का जो है ये बॉडी जो भी आप सपोज करिए इसमें कंडक्टर है या फिर जो भी सिलेंडर हो गया, सो ये जो भी चीज़ हो गई इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके अंदर भी जो है इसके अंदर ही अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो सारे भी कैसे हो गए, ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। सो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, कंसिडर द लेंथ एल ऑफ द वायर। सो ये जो यहाँ पे आप एल का पैरामीटर देख रहे हैं वो कुछ नहीं बल्कि लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, जो भी आप बोलो। सो ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया हुआ है, वायर है या कंडक्टर है जो भी है, बाकी आपको खाली इतना ही बताना है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल्स होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यों ना हो। लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है इस फॉर्मूला में n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। सो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंसिडर किया है। देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ l। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ l कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज NaL। सो यहाँ पे वॉल्यूम किस तरीके से ले लिया हमने, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये जो डायग्राम आपने देखा अभी इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया यानी A और लेंथ L हो गया इसका। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग E लेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए n लेंगे, वेयर E इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। सो इसका जो है कांस्टेंट वैल्यू है। सो समझ गए आप, इस तरीके से आपको लुकआउट करना है उस चीज़ों को। अगला है हमारा ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ, अभी ये चीज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑल्सो और इवन इन योर बोर्ड एग्ज़ाम ऑल्सो। सो ये चीज़ आपको सारी समझनी होगी। सो अगर थियोरेटिकल बेसिस पर हम बात करें, सो ओम्स लॉ आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई सालों से आ रहा है और इसका इम्पोर्टेंस एज अ वेटेज भी बहुत है। सो हर कोई स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है वो समझ लीजिए कि ओम्स लॉ जो है आपका स्टेटमेंट वाइज एकदम क्लियर करके जाइएगा। सो हम देखते हैं यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट। Okay, so the relation between the current through a conductor and applied potential difference was first discovered by German scientist George Simon Ohm। ओके, सो जो ओम्स लॉ है ये किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, कभी 1828 AD में। दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज ओम्स लॉ। ओके, सो इट स्टेट्स दैट द करंट आई थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। अभी ध्यान देना यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जो इन जनरल टर्म आप देख रहे हो, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across its two ends provided the physical state of conductor is unchanged। यानी कि यहाँ पे जो इनके टू एंड्स है, यहाँ पे जो है फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि अनचेंज्ड होता है। तो इतना ही आपको समझना है ये स्टेटमेंट में जो करंट है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, और V इज़ इक्वल्स टू IR। सो हमने दो फार्मूला देखा स्टार्टिंग में। सो आपको फार्मूला जो भी है वो नोट करते जाना है। Q इज़ इक्वल्स टू IT देखा था, अभी हमने देखा V इज़ इक्वल्स टू IR देखा, और हमने चार्ज का भी देखा था। वो क्या देखा था हमने, सो वो कैसे होता है, NaLe। सो यहाँ पे n मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L जो है लेंथ है, और इलेक्ट्रॉन है। सो ये तीन हमने अभी तक देखा है। तो ये आपको सब जो चीज़ है, अगर आप बुक पेन लेकर बैठे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो ये मार्क करके रखिए। और ओम्स लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे हमने करंट लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया हुआ है। सो
डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज़ अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। सो अगर आप गुड कंडक्टर लेते हो और एक आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ का कैसा है। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई, ऑलमोस्ट आपको नियर बाय सेम वैल्यू देखने को मिल रहा है, तभी आपको ग्राफ जो है एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन। सो ये चीज़ अगर आपको थियोरेटिकल में आता है तो आपको याद से ग्राफ भी बनाना है और ये स्टेटमेंट भी लिखना है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये चीज़ आएगा भी और आप इसमें मार्क्स भी कवर कर लोगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ में आपको जो है मार्क्स छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। वेर आर इज़ अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो आर जो टर्म है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आई क्या है, करंट है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सो यहाँ पे हमने देखा ओम यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर। ओके, सो वोल्ट अपॉन एम्पियर आपका हो गया रेजिस्टेंस यानी ओम। If potential difference of 1 volt across a conductor produces a current of 1 ampere through it, then the resistance of the conductor is 1 ohm। ये सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है, 1/1 इक्वल्स टू 1 आ गया। सो उस तरीके से अगर वोल्ट और एम्पियर पे डिपेंड करता है, अगर वोल्ट का वैल्यू चेंज होता है तो साइमल्टेनियसली आपका रेजिस्टेंस का भी वैल्यू चेंज होना है, एम्पियर का भी वैल्यू चेंज होगा तो आपको रेजिस्टेंस का भी वैल्यू यहाँ पर चेंज होना है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सो ये मार्क्स कवरिंग कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए आप लोग इस चीज़ को। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेंगे अभी हम लोग। सो यहाँ पे देखते हैं, अ फ्लैश लाइट यूजेस 1.5 वोल्ट बैटरीज, 1.5 वोल्ट बैटरीज ओके, टू प्रोवाइड अ स्टेडी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। यहाँ पे करंट आ गया आपका, वोल्ट आ गया इन अ फिलामेंट। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लोइंग फिलामेंट। सबसे ईजीएस्ट न्यूमेरिकल हो गया, हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। सो आई जो है आपका करंट है, आर जो है रेजिस्टेंस है। सो आप इसको एज अ निमोनिक्स भी याद कर सकते हो, V इज इक्वल्स टू अय्यर, अय्यर तारक मेहता वाला अय्यर। तो आप इसको एज अ निमोनिक्स भी याद कर सकते हो, मैंने भी इसी तरीके से याद किया हुआ है। कभी भी आप फार्मूलाज का अगर लिस्ट ज़्यादा होता है तो आपको एज अ निमोनिक्स ही याद करना पड़ता है। जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया केमिस्ट्री में जो है, सो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, या आप इस तरीके से तो याद नहीं रख सकते। हम उसको कैसे याद करते हैं, कॉलम वाइज याद करते हैं, तो या फिर जो भी मतलब निमोनिक्स बना के, तो उसी तरीके से आपको याद करना होता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लोइंग फिलामेंट इज 3/0.5, जिसका आंसर है 6 ohms। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे रेजिस्टर्स। सो यहाँ पे मैंने जो है पूरा टॉपिक कवर नहीं किया है, रेजिस्टर्स का ये छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कलर कोड भी होता है जो आप ये देख रहे हो। मैंने जस्ट इसका टेबल डाल दिया है यहाँ पे। सो ये इसके बेसिस पे भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, कैसे आप जो है मल्टीप्लाई करते हो, कैसे आप जो है वैल्यू निकालते हो कलर कोड के बेसिस पे। सो हम लोग देखते हैं रेजिस्टर्स होता क्या है। पहली बात, सो रेजिस्टर्स आर यूज टू लिमिट द करंट फॉलोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ अ सर्किट। कमर्शियली अवेलेबल रेजिस्टर्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, कार्बन रेजिस्टर्स एंड वायर साउंड रेजिस्टर्स। सो रेजिस्टर्स जो होता है 2 टाइप का होता है, कन्फ्यूज मत होना, रेजिस्टर अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। ओके, रेजिस्टेंस हमने देखा वो यहाँ पे आपका V इज इक्वल्स टू अय्यर, यानी कि आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता है। रेजिस्टर अलग चीज़ हो गई, ये जो है लिमिट में लाने के लिए यूज़ होता है। करंट का जो फ्लो होता है उसको रेजिस्टर यानी कि क्या करता है, उसके फ्लो को रोकता है। फ्लो को रोकना यानी कि मान लीजिए ये अभी आपका कोई भी एक मैंने वायर ले लिया, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। सो मैंने करंट यानी कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो जितना भी नंबर ऑफ करंट है यहाँ पे जो एम्पियर है, फ्लो चार्ज को लिमिट करने के लिए जो है हमारा यहाँ पे इस तरीके का कुछ रेजिस्टर यूज़ होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के आप देख सकते हो ये जो है। सो ये चीज़ क्या है, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और मल्टीप्लायर रेजिस्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वो कैलकुलेट करने के यूज़ होता है। हाई वैल्यू रेजिस्टर्स आर मोस्टली कार्बन रेजिस्टर्स एंड लो वैल्यू आर ऑलमोस्ट आप देख सकते कार्बन रेजिस्टर्स आर वायर वाउंड रेजिस्टर। सो ये वायर वाउंडेड रहता है। और हाई वैल्यू रेजिस्टर्स जो होता है वो कार्बन रेजिस्टर होता है। और स्मॉल वाला जो होता है आपका इनएक्सपेंसिव होता है। द वैल्यूज़ ऑफ दिस रेजिस्टर आर कलर मॉडल टू मार्क देयर वैल्यूज़ इन ओम्स।
The color coding is standardized by Electronic Industries Association. One such register is shown. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में जो है रजिस्टर दिया हुआ है. सो ये जो है फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है, और ये अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं. उसमें मल्टीप्लायर रजिस्टर का है, टॉलरेंस है. सो टॉलरेंस परसेंट आप देख सकते हो. तो यहाँ पे चार्ट है, टेबल है, ये चीज़ आप देख सकते हो. इसको याद रखना है आपको. ये कलर का आप कुछ निमोनिक्स बना के इस चीज़ को याद कर सकते हो, क्योंकि ये फिक्स आपको याद रखना होता है कि ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, और अलग अलग कलर्स के लिए रेड के लिए 2 है, ऑरेंज के लिए 3 है. ये सब जो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है. ओके. और इनका पावर आप देख सकते हो 0 से स्टार्ट होता है और 10⁻⁻² पर ख़त्म हो रहा है. और टॉलरेंस भी आप देख सकते हो. तो ये आपको वैल्यूज़ थोड़ा देख लेना है, प्रैक्टिकल्स में आपको ये ज़्यादा यूज़ होगा. अगला हम आते हैं रियोस्टैट पर. रियोस्टैट शोन इन फिगर 11.8 इज़ एन एडजस्टेबल रजिस्टर used in applications that require adjustment of current or resistance in an electric circuit. रियोस्टैट कहाँ पर यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में. एक और बार ध्यान रख लीजिए, रेजिस्टर और रियोस्टैट में जो डिफरेंस है उसमें वायर वाउंडेड रहता है और कार्बन रेजिस्टर होता है, और साथ ही कलर स्कीम रहता है, उसमें कलर कोड के हिसाब से उसको जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है. रियोस्टैट आपका जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होता है. द रियोस्टैट कैन बी यूज टू एडजस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, change the intensity of light and control the speed of motors. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे भी एडजस्ट करने के लिए रियोस्टैट यूज़ होता है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करने के लिए, कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ मोटर्स उसको चेंज करने के लिए भी रियोस्टैट यूज़ होता है. इट्स रेजिस्टिव एलिमेंट कैन बी मेटल वायर और अ रिबन. यानी क्या क्या कंपोनेंट में हो सकता है ये? या तो फिर मेटल वायर में हो सकता है, या फिर रिबन में हो सकता है, कार्बन फिल्म्स और अ कंडक्टिंग लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन. इन हाई-फाई इक्विपमेंट रियोस्टैट्स आर यूज्ड फॉर वॉल्यूम कंट्रोल. हाई-फाई इक्विपमेंट्स तो वहाँ पर रियोस्टैट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यूज़ होता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ टर्मिनल्स पॉइंट किया गया है, टर्मिनल A, B. उस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन दिए गए हैं इस चीज़ को. कॉइल ऑफ वायर आप देख सकते हो. ये कॉइल दिया है, दूसरा जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दिया है. तो ये आप ऐसे ड्रॉ करके आ सकते हो फॉर एग्जाम पर्पस. अगला हम देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. डायग्राम देख सकते हो, यहाँ से जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहा है, या आप करंट बोल सकते हो. यहाँ पर जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, कुछ फ्लो ऑफ चार्जेस. प्लस टर्मिनल से स्टार्ट होकर नेगेटिव. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड बाय बाय. आपका वोल्ट है. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2. तो ये जो है हमने ओम्स लॉ में देखा, वही फॉर्मूला है. आपको यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से R1 = V1/I, R2 = V2/I. यहाँ पर I को डिस्टिंग्विश नहीं किया है. I को नहीं किया है क्योंकि करंट आपका जो है एक ही फ्लो हो रहा है, कॉमन है बिटवीन बोथ द रेजिस्टर एज वेल एज बोथ द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो मे वेरी इन दैट केस. हियर यू कैन सी डायरेक्टली लाइक हियर द टर्म इज R1 एंड इन नेक्स्ट फॉर इट इज R2. टोटल वोल्टेज कितना है इसका? V = V1 + V2. फॉर मेकिंग समेशन वी नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम, V1 and V2, to get a net potential difference. As similarly, we are also going to define the term I, R1 + R2, as here you can see. Resistor are also add to get a net resistance value. V = IR. Thus the equivalent resistance of the series R is equals to R1 + R2. But it is same in the case of parallel combination also. Think of that till the time we should proceed further. हम आगे देखेंगे. अभी ये अगर रेजिस्टेंस जो है पैरेलल के केस में होगा तो आप किस तरीके से इस चीज़ को जो है वेरीफाई कर सकते हो, इसका थ्योरी बना सकते हो. तो आप देखते हैं अभी हम लोग 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे करंट जो है डायरेक्टली ऐड हो जाएगा आपका I1 + I2, क्योंकि यहाँ पे आपका करंट जो है डिवाइड हो रहा है इन 2 पॉइंट पे आप देख सकते हो. इक्वल अमाउंट में जो है वो डिवाइड होगा यहाँ पे. वेर I1 इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड I2 इज़ फ्लोइंग थ्रू R2. ऐसे हमने नेमिंग कर दिया.
व्हेन ओम्स लॉ इज़ अप्लाइड टू R1, सो ये केस बन जाएगा एंड दूसरा ये केस बन जाएगा V इज इक्वल्स टू I1 R1, V इज इक्वल्स टू I2 R2। यहाँ पे आपका जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है। अभी यहाँ पे इक्वेशन लेकर हमें क्या करना है, बेसिकली आप देख सकते हो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 ले लिया है। सो इनका जो है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इन पैरेलल, इसलिए R पे लिखा है। सो इसका सम्मेशन आपको इस तरीके से निकालना है। सो 1 अपॉन R इन पैरेलल के लिए आप कैसे निकालोगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन RN। इफ़ n resistors R1, R2, R3, Rn are connected in parallel, the equivalent resistance of the combination is given by this। सो ये आपको समझ लेना है, जो भी है इस तरीके से प्रूफ करके बताना है आपको एग्ज़ाम में, तभी ही आपके जो मार्क्स को जो है प्रॉपरली आपको वैल्यू किया जाएगा। नहीं तो फिर आपको उस हिसाब से आपकी थियरी अगर इनकम्प्लीट होगी तो मार्क्स भी आपको कम मिलेंगे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। इससे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ही मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ ये चीज़ यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी नहीं आएगा। अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ भी अपलोड करने की। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो भी सर्च करोगे वो चीज़ यूट्यूब रिकमेंडेशन में, यूट्यूब सर्चिंग मतलब जो उनका सर्चिंग होता है उसमें आपको पहले दिखाया जाएगा। सो आई होप आप समझ सकते हो मेरी ये बात। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए मेरे साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।